हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से एक वीट एलर्जी के केस की बात करेंगे। एक क्योर्ड केस, ग्लूटेन एलर्जी, वीट एलर्जी या सीलियक डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई भी वीट या गेहूं नहीं खा सकता या वो चीज़ें नहीं खा सकता जिनमें ग्लूटेन होता है। ये चीज़ें खाने से इनके पेट में दर्द होना, इनको लूज मोशन लग जाने, कॉन्स्टिपेशन हो जानी, कब्ज हो जानी या इनका HB कम हो जाना या शरीर पे खारिश होनी शुरू हो जानी। सो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक क्योर्ड केस की जो कि ग्लूटेन एलर्जी वाला था और होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद ये केस बिल्कुल ठीक हो गया। होम्योपैथी में जब भी किसी बीमारी का इलाज किया जाता है तो कोई भी इसमें पेटेंट मेडिसिन नहीं होती या स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती कि ये 10 दवाइयाँ ग्लूटेन एलर्जी के लिए है या वीट एलर्जी के लिए है तो आप ये दवाइयाँ खा लो और ठीक हो जाओगे। नहीं, इसमें मेडिसिन की सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर सिम्टम्स, आपके फिजिकल सिम्टम लेकर, आपके मानसिक सिम्टम लेकर, आपका बिहेवियर लेकर, आपकी साइकी लेकर, ये सब कुछ लेकर एक दवाई की सिलेक्शन की जाती है। उस दवाई को हम अपने अकॉर्डिंगली कि कब हमने कौन सी पोटेंसी में देनी है वो एक डॉक्टर, एक चिकित्सक अपने अकॉर्डिंगली देता है। तो अब बात करते हैं इस केस की। ये एक लड़की का केस है। पेशेंट 9 इयर्स का पेशेंट है जिसको 3 साल से वीट की एलर्जी थी। जब भी ये वीट खाती थी तो उससे ये बहुत वीक हो जाती थी खाते खाते और इसकी आईज में प्रॉब्लम होती थी। जब इन्होंने बहुत देर तक बच्चे को HB उसका कम होता रहा, वीक होती रही, तो उसके बाद एक डॉक्टर ने उनको वीट एलर्जी का टेस्ट करवाने को बोला, TTG का। तो उन्होंने जब TTG करवाया, इट वॉज मोर देन 300, जो कि 7 से कम होना चाहिए, तो दैट वॉज 300। ये इनकी वेरी फर्स्ट रिपोर्ट थी। उसके बाद 2 साल तक इन्होंने बच्चे को बिल्कुल भी वीट नहीं दिया और उससे उसकी बिल्कुल एलर्जी निल हो गई। लेकिन एलर्जी का निल होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको वीट एलर्जी खत्म हो गई। क्योंकि बच्चे ने वीट नहीं खाया इसलिए उसकी जो एलर्जी का लेवल था वो निल आया। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी का 2 साल तक किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब जब वीट बंद होता था, जब जब गेहूं नहीं खाता था बच्चा, तब तब वो ठीक रहता था। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद उन्होंने गेहूं स्टार्ट किया तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। तकरीबन 3 साल पहले ये मेरे पास आए और उस वक्त बच्चे ने वीट छोड़ा हुआ था तो इसलिए उसकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि जब ये वीट खाएंगे, जब ये गेहूं खाएंगे तभी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये वीट खाना छोड़ देंगे तो उससे उनकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे HB नॉर्मल होने लग जाता है, HB जो इतना ज़्यादा कम हो जाता है वो ठीक रहना शुरू हो जाता है और उनकी जो वीकनेस जनरल होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग वीट खाते रहते हैं वैसे वैसे इनका HB कम हो जाता है। HB कम होने का कारण ये होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे हेयरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी के मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। जो हम फूड में मिनरल्स खाते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन क्योंकि इनके विलाई एट्रोफी हो जाती है, श्रिंक कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं या बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, उस वजह से इनका HB बहुत कम हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें होती है। यहाँ तक मैंने देखा है कि पेशेंट्स का HB 3 या 4 या 5 होता है और ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने जब सीलियक बायोप्सी करवाई तो उसमें एट्रोफी ऑफ विलाई आया जिसने ये कंफर्म कर दिया कि बच्चे को सीलियक डिजीज़ है। उसकी पहली जो रिपोर्ट 300 थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा हर 3-3, 4-4 महीने के बाद रिपोर्ट्स करवाई। सभी रिपोर्ट्स में 132, 63, 18, 28 इस तरह से वीट एलर्जी का लेवल आता रहा। बच्चे को अक्सर पेट दर्द रहता था, उसका HB बहुत लो रहता था। तो
HB लो होने की वजह से वो वीक, और उसकी हाइट सिर्फ 4 फीट एंड 7 इंचेस थी। उसका वेट सिर्फ 35.5 किलोग्राम्स था, और 5th क्लास में ये बच्चा पढ़ता था। क्योंकि होम्योपैथी माइंड एंड फिजिकल सिम्टम पे बेस्ड है, तो बच्चे के स्वभाव के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब पेशेंट के मदर ने बताया, उनके मदर से पूछा गया कि इसका स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत कहना मानती है, नरम स्वभाव है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कभी कोई डिमांड नहीं करती, कभी कुछ मांगती नहीं है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और टीवी म्यूज़िक का शौक है, देखती रहती है, कभी जिद नहीं करती, कभी भी कोई चीज़ मांगती नहीं है, और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करती है। घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हर बात में ये ही एडजस्ट करती है। उनके और भी बच्चे हैं 2, लेकिन ये ही एडजस्ट करती है, इतनी एडजस्टिंग है ये। और घर में कभी कोई बीमार हो जाता है, उसकी बहुत केयर करनी, उसका बहुत ध्यान रखना। खेलने का काफ़ी शौक है, भागना, दौड़ना, साइकिलिंग, खेलने का ये बहुत ज़्यादा शौक है उसको। तो मैंने पूछा अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कितना तंग करती है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल तंग नहीं करती, वैसे तो ये नॉर्मली खेलती रहती है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो ये अपने आप जाके अंदर लेट जाती है, किसी को तंग नहीं करती, मम्मी को बार बार नहीं बुलाती कि मेरे पास बैठो और कोई तंग होए, किसी को भी ये डिस्टर्ब नहीं करती, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो ये उनकी बच्चे की साइकी के बारे में उन्होंने बताया, जो कि मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहले बात आती है बच्चे के कि ये कहना बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा माइल्ड स्वभाव है, नरम स्वभाव है, कुछ मांगती नहीं है, कुछ डिमांड्स नहीं होती, किसी चीज़ की कोई भी इच्छा नहीं होती कि मुझे ये लेके दो, कोई जिद नहीं करती। तो इसमें हमारे रूब्रिक्स आते हैं माइल्डनेस, yielding disposition, ask for nothing, demands nothing, playful, क्योंकि खेलना बहुत पसंद करती है। जो पेरेंट्स ने बताया कि एडजस्ट बहुत करती है, बहुत एडजस्टिंग है ये इसकी नेचर, कि अगर इसको कोई चीज कम भी मिल जाए तो भी उसमें ये एडजस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे हम एक रूब्रिक लेते हैं, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, के पेशेंट रिकॉग्नाइज करता है उस रियलिटी को जिन परिस्थितियों में से वो गुजर रहा है, और उनके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करता है। और पेशेंट बहुत कंटेंटेडली एडजस्ट करता है, ये नहीं कि लड़के रूठ के, नो, लड़ाई करके नहीं, कंटेंटेडली हैप्पीली एडजस्ट करता है। तो ये रूब्रिक रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट अलॉन्ग विद कंटेंट। तो जब ये हम सारे रूब्रिक्स अपने लैपटॉप में डालते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो इसमें 2, 3, 4 दवाइयाँ बहुत पास पास आ जाती हैं। एक मेडिसिन है फॉस्फोरस, जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक मेडिसिन है कॉकुलस, जिसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक मेडिसिन है कार्सिनोसिन, जो बहुत ज़्यादा माइल्ड यील्डिंग होता है। अगर हम कार्सिनोसिन की बात करें तो वो एक आर्टिस्टिक किस्म का पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा आर्ट एबिलिटी होती है इसमें। इसने घर को सजाना, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स कार्सिनोसिन में ठीक किए जिनमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड था। लेकिन जब मैंने इनको पूछा कि बच्चे की ड्राइंग या बच्चे को नेचर से, कुदरत से, फ्लावर से, इन चीज़ों से कितना प्यार है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ड्राइंग ये ज़्यादा नहीं करती। सो इससे कार्सिनोसिन रूल आउट होती है। फॉस्फोरस वाला बच्चा कम्युनिकेटिव बहुत होता है, बोलता बहुत ज़्यादा है, बातें बहुत करता है, इंक्विजिटिव, लर्निंग, फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन्होंने इसमें बताया कि इसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है और ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करती। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ मेडिसिन रह जाती है कॉकुलस। इसको कॉकुलस 30 की एक डोज दी। उसके बाद 1 मंथ के बाद इनको मैंने आने को बोला। आफ्टर
1 मंथ, कॉकुलस 200 1 डोज दी, उसके बाद सैक्लेक 1 मंथ के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 महीनों के बाद आपने HB चेक करवाना है और TTG चेक करवाना है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी चेक करवानी होती हैं। 3rd मंथ में इसको कॉकुलस 1M 1 डोज दी और सैक्लेक 1 मंथ के लिए। 3 महीने के बाद जब ये पेशेंट आया, इसका वीट बिल्कुल बंद कर देते हैं हम कि अब से बिल्कुल भी वीट नहीं खाना, कोई भी ग्लूटेन वाली चीज़ नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि आइसक्रीम में ग्लूटेन है वो भी नहीं खाएंगे, या जिस भी चीज़ में, चॉकलेट में, कोक में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता कि इनमें ग्लूटेन है, वो चीज़ें नहीं लेनी। सो जब ये 3 महीने के बाद इन्होंने टेस्ट करवाया तो TTG वॉज 17.20, जो कि लेस देन 7 होना चाहिए था। क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से 6 महीने लग जाते हैं पेशेंट का TTG नॉर्मल आने में, लेकिन इनका HB बहुत अच्छा बढ़ गया। HB वॉज 11.5 और तकलीफ कोई नहीं थी इन दिनों में। इसको बहुत सब चीज़ों में आराम था और कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर 3 मंथ्स के लिए कॉकुलस 1M 1 डोज एवरी मंथ रिपीट किया अलॉन्ग विद सैक्लेक फॉर ऑल द 3 मंथ्स। उसके बाद जब इनका नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट हुआ, दैट वाज 3.40 विच शुड बी लेस देन 7, तो इट वाज 3.40 जो कि बिल्कुल नॉर्मल तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तक वीट स्टार्ट नहीं किया। जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जल्दी जल्दी TTG नॉर्मल नहीं आता, उनमें हम 6 महीने तक भी वीट स्टार्ट नहीं करते। इसको कुछ फीवर वगैरह हुआ, गला खराब हुआ, इस तरह की बीच बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हम कोई भी मेडिसिन चेंज नहीं करते। इसको फिर कॉकुलस 1M की 1 डोज दी और अगले 3 महीने के बाद इसको फिर हफ्ते में 1 बार वीट खाना शुरू किया गया। और जब वीट खाने के 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवाया, इट वाज 5.73 जो कि लेस देन 7 चाहिए, तो स्टिल इट वाज विद इन द लिमिट्स एंड HB वाज 12। उसकी हाइट जो थी 4.7 से 4.11 हुई, उसका वेट 38.9 किलोग्राम्स हुआ। इसके 3 महीने के बाद फिर से दोबारा टेस्ट हुआ, इट वाज अगेन 3.40 विच शुड बी लेस देन 7। और हर महीने एक महीने ऑल्टरनेट करके कॉकुलस 1M की 1 डोज दी गई। जब नेक्स्ट 6 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवाया, इट वाज 17.31, क्योंकि अब 2 बार वीट स्टार्ट कर दिया था, तो बीच में अगर कभी भी थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो इतनी चिंता वाली बात नहीं होती। बॉडी खुद ही इतनी ज्यादा एडजस्ट करती है इन सब चीजों को। तो 2 बार खाना खाने के बाद, क्योंकि जब 2 बार हम खाना खाने को बोलते हैं तो बहुत बार बच्चे कितनी बार हफ्ते में रोज ही खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका HB जो था दैट वाज 11.8। कोई बुखार नहीं हुआ पूरे टाइम में, कोई खांसी नहीं, और हाइट एंड वेट प्रॉपरली बढ़ते रहे। हर वेट वाज 40.3 किलोग्राम्स एंड हर हाइट वाज 5 फीट एंड 1.5 इंचेस। उसके बाद फिर से टेस्ट करवाया गया, इट वाज 8.05, लेकिन पेशेंट हफ्ते में 2 बार खाना खाता था। नेक्स्ट टाइम 3 महीने के बाद फिर से टेस्ट करवाया गया, इट वाज 2.71, और इस बार उनको बोला गया कि अब आपने हफ्ते में 3 बार एक दिन छोड़ के आपने वीट लेना है। इट वाज 2.71। जो नेक्स्ट टेस्ट था दैट वाज 4.14। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो 4 महीने पहले की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जबकि पेशेंट हर रोज एवरी डे वीट खा रहा है, इट इज 6.10 विच शुड बी लेस देन 20। तो ये किसी और लेबोरेटरी से करवाया था, इसमें लेस देन 20 वाली किट यूज की गई थी। और TTG was 6.10,
बच्चे की हाइट बढ़ के 5'3" हो गई 2.5 सालों में, और उसका वेट 48.6 किलोग्राम्स। सो इस तरह से ये बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो गया। तो अभी इसका फॉलोअप बंद कर दिया, क्योंकि 6 मंथ्स का प्रॉपर फॉलोअप देके, जिसमें ये लगातार 3 टाइम्स पूरा दिन खाना खाती थी, तो कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, कई पेरेंट्स, कि बच्चे को अगर वीट ज़्यादा दे दिया कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इसलिए कई बार 3-3 साल ठीक होने में लग जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर देखा जाए तो 1.5 साल 2 साल में बच्चे अक्सर ठीक हो जाते हैं। इस केस में मैंने 6 मंथ का ठीक होने के बावजूद भी 6 मंथ का फॉलोअप दिया, और बीच बीच में कॉकुलस 1M रिपीट भी की गई। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ कॉकुलस, जो कि इस मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस ऑफ व्हीट एलर्जी ऑफ अ चाइल्ड विच इज ट्रीटेड विद कॉकुलस। आप कभी भी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खुद से ये सोचकर नहीं ले सकते कि ये मेडिसिन मेरा बच्चा भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, क्योंकि माइल्ड एंड यील्डिंग में और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। हमने देखना है कि वो किस तरह से पेशेंट रिएक्ट करता है टुवर्ड्स वेरियस सिचुएशंस। तो जब भी आपने कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए और वहाँ से इलाज करवाइए। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.